और इसका मतलब होता है अंबर। अंबर ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं जो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, इसको बोलते हैं अंबर। और यहाँ सोर्स जिसके पास ब्रेन नहीं होता वो है इलेक्ट्रिकल, जैसे कि मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह है, वो सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इनका मान लेते हैं यूनिट एरिया है। इस यूनिट एरिया में जो चार्ज क्रॉस करेगा किसी यूनिट टाइम में, तो उसको हमने बोल दिया करंट, क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये है, तो अभी आपको फार्मूला पता ही है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे आई इंटू में टी इज इक्वल टू क्यू। तो आई की वैल्यू कितनी है 0.5 और टी की वैल्यू ये है 10। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ मीटर को ऐसे, तो करंट आया यहाँ से ऐसे इसके अंदर से चला जाएगा, क्योंकि जहाँ से आसानी होगी उसको जाने में वहीं से जाएगा ना, तो यहाँ से ऐसे निकल के चला जाएगा करंट, तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रिक डिवाइस को। तो यानी कि अभी पोटेंशियल क्या है, ये जो चार्ज चला इसको चलने में कुछ काम किया होगा किसी ने, है ना। वो काम किसने किया, पोटेंशियल ने, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, यानी चार्ज चला वो है करंट, और चार्ज को जिसने चलाया वो जो काम है वो है पोटेंशियल, है ना। किसने काम किया चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर काम किया पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, ये हमारा चार्ज है क्यू, और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए मैंने जो वर्क किया वो है 1 जूल, 1 जूल वर्क है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल, यहाँ पे अगर आपको वी की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू ये वी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आई इंटू आर। अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको हाइड करते हैं यहाँ से, तो क्या बचा वी डिवाइडेड बाई आई। अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस करते हैं, क्या बचा वी डिवाइडेड बाई। ये जो पाइप है, जो बड़ी पाइप है, इसके अंदर से जाना ईजी है ना, आसानी से चले जाएंगे। तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है ये क्या है, ये ज़्यादा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा उसमें आसानी है आपको, और जिसमें आसानी है उसमें रेजिस्टेंस कम। 1 मीटर का क्यूब ले लिया, तो ये साइड है इसकी 1 मीटर, 1 मीटर है ना, तो ये साइड होगी 1 मीटर। तो अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी करंट, मान लेते हैं स्पेस से स्पेस में ऐसे करंट चला गया, तो जब ये करंट जाएगा तो इसको जितनी रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस, उस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब हट गया था आई, और यहाँ पे जाके बट गया I1 में, I2 में और I3 में। अब वापस यहीं पे आके फिर से मिल गए सारे सारे करंट, है ना। तो आर्गन गैस, ये नाइट्रोजन गैस आपके चिप्स वगैरह, कुरकुरे, लेज वगैरह जो भी आप खाते हैं उनमें भी होती है। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब होता है अंबर। अंबर ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं जो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, इसको बोलते हैं अंबर। और यहाँ से जो वर्ड बनता है वो है इलेक्ट्रिकस, जो एक लैटिन वर्ड है, और यहाँ से हमें हमारा इंग्लिश वर्ड मिलता है इलेक्ट्रिक, और इसी से बना है ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो अंबर है, जब हम इसको किसी स्पेसिफिक मटेरियल से रब करते हैं तो ये कुछ स्मॉल पीसीस को अट्रैक्ट करता है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपने दो डिफरेंट पार्ट देखे होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इलेक्ट्रिकल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें हमें चाहिए होती है लो वोल्टेज, यानी जो लो करंट यानी कम करंट कम वोल्टेज पे जो वर्क करता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रिकल जो हाई वोल्टेज और हाई करंट पे वर्क करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। याद करने के लिए हम ये देख सकते हैं भी, जिसके पास ब्रेन होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसके पास ब्रेन नहीं होता वो है इलेक्ट्रिकल। जैसे कि मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह है, वो सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इनके पास है ब्रेन काम करने के लिए, है ना। ये तो सबकी फेवरेट चीज़ है। और यहाँ पे ये है मोटर, एसी वगैरह, जो हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता कैसे चलना है कैसे नहीं। अब आप बोलोगे एसी के पास ब्रेन है, एसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके पास ब्रेन है, एसी के पास ब्रेन नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ चार्ज। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा चार्ज। चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। तो पार्टिकल है चार्ज, एक फंडामेंटल किसी एटम में। जो एटम है उसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। 3 टाइप के पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के पार्टिकल्स के पास होता है, आपको पता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव। तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्ज, प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस यानी एक दूसरे से अलग अलग, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। अब जो एसआई यूनिट है चार्ज की वो है कूलॉम, कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करेंगे। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, हमने बोला क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बहुत ही कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, -90 का मतलब इसके नीचे 10⁻90, है ना। ये इतना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही है इलेक्ट्रिक करंट। रेट जहाँ पे भी आ जाए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और करंट को आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे जो करंट की एसआई यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर आप देखोगे जो एम्पियर है, अगर हम बोलें कि 1 एम्पियर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 1 एम्पियर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको भी 1 पुट कर दो, इसको भी 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन 1 सेकेंड।
तो हमने क्या किया, अभी 1 कूलम चार्ज को चलाया है किसी यूनिट एरिया में 1 सेकंड में, तो हमने टाइम को 1 पुट कर दिया, चार्ज को भी 1 पुट कर दिया, तो कितना आया 1 एम्पियर हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है, ये एक कंडक्टर है हमारे पास, ये इसका मान लेते हैं यूनिट एरिया है। इस यूनिट एरिया में जो चार्ज क्रॉस करेगा किसी यूनिट टाइम में, तो उसको हमने बोल दिया करंट, Q डिवाइडेड बाई T, ये है करंट। इस यूनिट एरिया को कोई चार्ज अगर क्रॉस करता है किसी T टाइम में, तो उसको हमने बोल दिया करंट। अगर हम इस Q की वैल्यू लेते हैं 1 कूलम, हम मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज क्रॉस करता है इस यूनिट एरिया को, और टाइम को ले लेते हैं 1 सेकंड, तो जो करंट बनेगा वो 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये अभी तक किया है ना। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अब हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू दे दी, करंट आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी टाइम की वैल्यू है हमारे पास 10 मिनट्स, और आपको पता है हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया सेकंड्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अभी आपको फार्मूला पता ही है, आई इज इक्वल टू Q बाई T, है ना। तो Q की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे I इंटू में T इज इक्वल टू Q। तो I की वैल्यू कितनी है 0.5, और T की वैल्यू ये है 10 इंटू 60 इज इक्वल टू Q। तो Q आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे इसको कैंसिल और इस चीज़ की मल्टीप्लाई, कूलम, ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रिक करंट के बाद में हुई थी, है ना। हमने देखा भी ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी इसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, लगभग शायद 1600 के आसपास इसकी डिस्कवरी हो गई थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको पता है बहुत लेट हुई थी। तो जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का वो पहले ही उसकी डायरेक्शन फिक्स कर ली गई थी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है उसको हम बोलते हैं एमीटर, ये उसका सिंबल है। आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे आपको सिंबल मिलेंगे, वो सिंबल आपको याद करने हैं सारे के सारे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ मतलब ये है, ये एक डिवाइस है एमीटर और ये हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हम दोनों को ऐसे जोड़ेंगे एंड टू एंड, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज में ऐसे एक ही लाइन में अगर यहाँ पे कुछ करंट है तो वही करंट इसके अंदर से जाएगा, सभी के अंदर से सेम करंट जाएगा, उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो एमीटर है उसको हमेशा ही सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ऐसा क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। जो एमीटर जो डिवाइस है जो कि मेजर करती है करंट को, इसकी रेजिस्टेंस होती है लो। रेजिस्टेंस का मतलब ये करंट को नहीं रोकता बिल्कुल भी अपने अंदर से जाने के लिए। तो अगर मैं मान लूँ भी मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ एमीटर को ऐसे, तो करंट आएगा यहाँ से ऐसे इसके अंदर से चला जाएगा, क्योंकि जहाँ से आसानी होगी उसको जाने में वहीं से जाएगा ना। तो यहाँ से ऐसे निकल के चला जाएगा करंट, तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रिक डिवाइस को। तो यानी कि हम इसको पैरेलल में नहीं लगा सकते। ये जो कॉम्बिनेशन बना था इसको बोलते हैं पैरेलल। तो एमीटर को हम पैरेलल में नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं, ताकि सारा का सारा करंट एमीटर के थ्रू ऐसे चला ना जाए दूसरी डायरेक्शन लेके, है ना। तो एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, सो इफ़ द एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन होल करंट यानी पूरा का पूरा करंट विल फ्लो थ्रू एमीटर एंड नथिंग लेफ्ट फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सारा का सारा करंट किसके अंदर से पास हो जाएगा, एमीटर के अंदर से। कि अगर एमीटर इस यहाँ होने की बजाय ऐसे हम जोड़ दें तो ऐसे करंट आएगा और ऐसे चला जाएगा, सिंपल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा सेकंड क्वांटिटी है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं हम V से। एक हमने किया है इलेक्ट्रिक करंट I और हम दूसरी क्वांटिटी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। व्हाट इज़ दिस, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हमने बोला अभी चार्ज का जो मूव होना है उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट। अब उस चार्ज को मूव करने के लिए क्या करना पड़ा होगा, वर्क, है ना। इस वर्क को हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या सिंपली हम इसको बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वर्क को आप लिखते हैं W से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से और चार्ज को Q से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q। तो इसकी जो SI यूनिट हैं वो होती हैं वोल्ट, किसकी, पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है वोल्ट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल V से।
स्मॉल वी यहाँ पे है कैपिटल वी, ये है कैपिटल वी से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने क्या किया है, ये कंडक्टर था, इसके अंदर कुछ चार्ज है Q। अब ये चार्ज मूव करता है और क्रॉस करता है किसी यूनिट एरिया को, है ना, इसके अंदर से निकल जाता है T टाइम में, तो इसको हमने बोल दिया Q/T इज इक्वल टू करंट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज़ है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या है, ये जो चार्ज चला, इसको चलने में कुछ काम किया होगा किसी ने, है ना, वो काम किसने किया, पोटेंशियल ने, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, यानी चार्ज चला वो है करंट, और चार्ज को जिसने चलाया वो जो काम है वो है पोटेंशियल, है ना। किसने काम किया चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर काम किया पोटेंशियल ने, तो पोटेंशियल ने चार्ज को चलाया और चार्ज के चलने को हमने बोल दिया करंट। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2, यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू इसने दे दी, तो चार्ज को हम लिखते हैं Q से, 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू भी इसने दे दी हमारे पास 12 वोल्ट, और हमें निकालना है वर्क डन। तो अभी अभी आपको बताया भी, जो वर्क हम चार्ज के ऊपर करते हैं उसी को हम बोलते हैं V। तो V इज इक्वल टू W/Q। तो V इज इक्वल टू, V की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम पुट कर देंगे 12, W की वैल्यू निकालनी है एज इट इज़, Q की वैल्यू है 2, तो यहाँ से कितना आया, W इज इक्वल टू 24 जूल, है ना। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, है ना। तो इतना वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, है ना। तो ये है, सिंपल था बिल्कुल, बेसिक फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल हैं। ये आपके एग्जांपल्स हैं NCERT बुक में, एग्जांपल नंबर 11.2 जैसे देखा यहाँ पे। तो 1 वोल्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कैसे बनेगा, तो 1 वोल्ट कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 1 पुट कर दूँ, इसको 1 पुट कर दूँ, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो W को 1 पुट करोगे तो 1 जूल, है ना। चार्ज को 1 पुट करोगे तो 1 कूलम, है ना। अगर मैं 1 जूल वर्क करूँ 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो वो हो जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो अगर मैं 1 जूल काम करता हूँ 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा 1 वोल्ट। सिंपली अगर ये एक पॉइंट है A और ये एक दूसरा पॉइंट है B, अगर मैं एक चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, ये हमारा चार्ज है Q, और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए मैंने जो वर्क किया वो है 1 जूल, 1 जूल वर्क है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। जैसे करंट को हमने मेजर किया था किससे, एमीटर से, उसी प्रकार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और उसका सिंबल है ये V। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाओगे तो आपके करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। अगर मैं मान लूँ यहाँ से एक करंट आया, तो कुछ करंट यहाँ पे चला गया, कुछ करंट इस डिवाइस में चला गया, तो करंट की डायरेक्शन होगी क्या, चेंज हो गई। तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो अगर करंट घट जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो वो जो दोनों डिवाइस हैं वो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है हाई। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना, तो वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। तो अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है और मैं इसको यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ से तो करंट आएगा ही नहीं फिर, और करंट अगर आएगा नहीं तो डिवाइस के पास कुछ नहीं जाएगा, डिवाइस चलेगी नहीं, है ना। वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, सो इफ़ इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन इट विल ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को रोक देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट को रोक देना, करंट, और रेड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो या तो वो बिल्कुल ही रोक देगा या फिर उसकी वैल्यू को बिल्कुल कम कर देगा, जो डिवाइस के लिए सफिशियंट नहीं होगी और हमारी डिवाइस वर्क नहीं करेगी। अब नोट क्या है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये सभी को पता है ना। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलती है, वैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट चलता है ना। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे यानी हाई फेंकोगे तो वो कहाँ आएगी, लो, नीचे आ जाएगी। तो सभी चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, हाई टू लो, हाई टू लो जाती हैं। तो वैसे ही करंट भी हाई टू लो जाता है, क्या हाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल एक सिंपल डिवाइस है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, और आप NCERT में देखोगे ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, ऐसे ये मिलेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल से बैटरी बनानी है तो ऐसे बहुत सारे सेल को आप जोड़ देंगे तो वहाँ पे बन जाएगी बैटरी। तब नेक्स्ट देख लेते हैं ओहम्स लॉ।
ये हमारा फर्स्ट लॉ है इस चैप्टर का। व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर, हीट वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हो यानी कि इनमें कोई चेंज ना आए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। सिंपल बात ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के किसी भी कंडक्टर में अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो जैसे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी वैल्यू हम V की बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू ही I की इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये I की वैल्यू, ये है V की वैल्यू। अगर हम V की वैल्यू ये ले लेते हैं तो I की वैल्यू भी आपको ये मिलेगी, इंक्रीज हो गई I की वैल्यू यहाँ पे, है ना। जितनी वैल्यू I की बढ़ेगी उतनी वैल्यू V की भी इंक्रीज होगी, जितनी वैल्यू V की बढ़ेगी उतनी वैल्यू I की भी इंक्रीज होगी, है ना। तो ये आएगी एक स्ट्रेट लाइन ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम जब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल करना होता है तो हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया है वो है R, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये बन गया हमारा V इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा बन गया फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। एक तो आपने फार्मूला देखा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और एक फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। हियर R क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये, एंड नॉन एज रेजिस्टेंस, यही है वो रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर। इस फार्मूले पे भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और ये बेसिक फार्मूला है बिल्कुल। तो अब देख लेते हैं कि ये जो, तो अब देख लेते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि वो किसके फ्लो को रोकता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है। वो प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से वो चार्ज के फ्लो को रोकता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है ओहम। तो जब भी आप यूनिट लिखेंगे ना एसआई यूनिट, तो उसका ये जो ओ है वो स्मॉल केस में लिखेंगे। अगर आप इसको कैपिटल लेटर में ऐसे लिख देंगे ओहम, तो ये साइंटिस्ट का नाम है। अगर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ये यूनिट्स हैं और इसका सिंबल है ये, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये है ओहम, ओहम का सिंबल। तो ये 3-4 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये था हमारा कंडक्टर, इसके अंदर था कोई चार्ज, इस चार्ज को चलाने के लिए हमने लगाया इधर से धक्का, इस पर काम किया, और काम किसने किया, पोटेंशियल ने। किसने किया, पोटेंशियल ने काम किया। अब पोटेंशियल ने जब काम किया तो ये चार्ज इधर से जाने लगा, इस साइड मूव करने लग गया ये चार्ज, और जब ये चार्ज मूव करने लग गया तो इसको हमने बोल दिया करंट, है ना। और अब ये चार्ज जब मूव करने लग गए तो ये एक दूसरे से टकराएंगे इधर ऐसे उस साइड चलते हुए। बहुत सारे चार्ज हैं इधर जो एक दूसरे से टकराएंगे और इनकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी या चेंज होती जाएगी, जिसको हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस, है ना। अगर इनके चलने में कोई भी रुकावट आती है इधर तो वो क्या है, वो है रेजिस्टेंस। तो ये 3 क्वांटिटी है हमारी। एक तो है पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज को चलाता है, और जब चार्ज चलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और जब चार्ज के चलने में कोई रुकावट आती है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, सिंपली। तो ये 3 क्वांटिटी और इन 3 क्वांटिटी का रिलेशन जो है वो है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा रिलेशन है। अब एक ट्रायंगल होती है जिसको हम बोलते हैं ओहम्स लॉ ट्रायंगल। ये सिर्फ याद करने के लिए है फार्मूला। यहाँ पे हम ले लेते हैं V, यहाँ पे हम ले लेते हैं I, यहाँ पे हम ले लेते हैं R। ये है ओहम्स लॉ ट्रायंगल। यहाँ पे अगर आपको V की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू, ये V है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो I इंटू R। अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो इसको हाइड कर देते हैं यहाँ से, तो क्या बचा, V डिवाइडेड बाई I। अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस कर देते हैं, क्या बचा, V डिवाइडेड बाई R बच गया। तो सिंपली जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ से कट कर दीजिए, तो V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू I। तो ये सिंपल ट्रायंगल है ओहम्स लॉ की। अब इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे ये है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। अब ये वोल्ट है, ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट है, तो हमारे पास ये है V की वैल्यू यानी पोटेंशियल 220 वोल्ट, है ना। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी उसने, यानी R की वैल्यू उसने दे दी 1200 ओहम। अब हमें क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है, और I की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे I की वैल्यू कैसे निकलेगी, V डिवाइडेड बाई R से, इसको क्रॉस कर देते हैं, V डिवाइडेड बाई R, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R ओहम्स लॉ से। या आप सिंपली V इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हैं, वो भी सेम ही है फार्मूला, तो यहाँ पे बनेगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, I इज इक्वल टू V की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाई 1200, और यहाँ से आप I की वैल्यू कैलकुलेट करके
यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिंपली, और आंसर की SI यूनिट आएंगी एम्पियर। सिमिलरली सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल इट ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको, ये है V की वैल्यू, ये है I की वैल्यू, तो हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू निकालेंगे, R क्या होता है कांस्टेंट, तो जब हमारा V की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो R की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो हम I की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल है ना। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये भी न्यूमेरिकल साथ में कर लेंगे हम। तो 1 ओम की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1 ओम कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालनी है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू V डिवाइडेड बाय R, V डिवाइडेड बाय I, ये होती है रेजिस्टेंस, V डिवाइडेड बाय I। तो V की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 वोल्ट, I की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का रिलेशन है ना, ये 1 वोल्ट 1 एम्पियर। तो व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर द करंट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी कंडक्टर के ऊपर और उसमें करंट की जो अमाउंट है वो होगी 1 एम्पियर, तब जाके जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे 1 ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब ये रियोस्टेट क्या है, इट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वेरिएबल का मतलब आपको पता ही है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी हम उसको 1 ओम कर सकते हैं, 2 ओम, जो भी उसमें वैल्यूज़ हैं पहले से ही उसको हम बोलेंगे। तो वो कौन सी डिवाइस है, रियोस्टेट। तो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब चार्ज को चलने से जो चीज़ रोकती है वो कौन है, रेजिस्टेंस है ना, रुकावट। रेजिस्टेंस इज जस्ट ए रुकावट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो लेंथ है फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, है ना। मान लेते हैं आपको यहाँ से और यहाँ जाना है तो आप इसमें से जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम बोलूँ आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको इसमें से निकलने में देर लगेगी, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रुकावटें ज़्यादा आएंगी आपके बीच में, है ना। अगर कंडक्टर बहुत ज़्यादा होगा, या कोई भी मान लेते हैं ये पाइप है, अगर इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे कीचड़ है इतना सारा, और यहाँ से यहाँ, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो ईजी है, लेकिन अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो मुश्किल है आपके लिए, है ना। बहुत सारी क्या है, रुकावट है बीच में। तो रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब जाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे गलत हो गया भाई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a लिखेंगे इसको, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/a, तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, या एक ये पाइप है जिसके अंदर से आपको जाना है, और एक ये पाइप है जिसके अंदर से आपको जाना है। तो किस में ईजी है, ये जो पाइप है, जो बड़ी पाइप है, इसके अंदर से जाना ईजी है ना, आसानी से चले जाएंगे। तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है ये क्या है, ये ज़्यादा है। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसमें आसानी है आपको, और जिसमें आसानी है उसमें रेजिस्टेंस कम है ना। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगी। नाउ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा हमें परेशानी होती है। तो रेजिस्टेंस को भी क्या है, परेशानी, रेजिस्टेंस भी क्या है, परेशानी ही है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा किसी का तो वो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल, कंडक्टर का कैसा है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ करेंगे। अगर आप नॉन कंडक्टर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस उसकी हाई होती है, करंट फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। कंडक्टर में भी अलग अलग टाइप के कंडक्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस अलग अलग होती है ना। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो फर्स्ट जो फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस में, जैसे ये है, एक तो था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो अब इसका फार्मूला है रेजिस्टेंस का, कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये हमने पढ़ा है अभी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l, ये भी हमने पढ़ लिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इसको जब हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हम एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है रो, इसको बोलते हैं रो। तो यहाँ पे आर का जो फार्मूला बना, आर इज इक्वल टू रो L/A। तो ये रो क्या है,
रो इज़ नथिंग बट ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने जिस कांस्टेंट का यूज़ किया उसको हमने बोला क्या, रो। और इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है, अगर हम 1 मीटर का क्यूब ले लें किसी मटेरियल का, मान लेते हैं ये गोल्ड है, सोना है ये हमारे पास, और सोने का हमने 1 मीटर का क्यूब ले लिया, तो ये साइड है इसकी 1 मीटर, 1 मीटर है ना, तो ये साइड होगी 1 मीटर। तो अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी करंट, मान लेते हैं स्पेस से स्पेस में ऐसे करंट चला गया, तो जब ये करंट जाएगा तो इसको जितनी रेजिस्टेंस शो होगी उस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब हमने इसमें सारी चीज़ें फिक्स कर दी। क्या चीज़ें फिक्स कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया, क्योंकि हमने बोला क्या, साइड 1 मीटर। लेंथ फिक्स कर दी, क्योंकि ये भी कितनी है, 1 मीटर। तो लेंथ और एरिया दोनों क्या हो गए, फिक्स। इसलिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है किसी भी मटेरियल के लिए वो होती है फिक्स, कांस्टेंट। वो किसी भी चीज़ के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। गोल्ड के लिए अलग है ना, क्योंकि साइज़ तो हमने इसमें फिक्स कर दिया 1 मीटर। तो 1 मीटर का अगर कोई क्यूब ले लें किसी मटेरियल का, तो वो जितनी रेजिस्टेंस शो करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। व्हेन द करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसिस। अपोजिट फेसिस का मतलब ये एक फेस है, ये एक दूसरा फेस है, तो इसके ऐसे जब करंट फ्लो करता है तब जो रेजिस्टेंस शो होगी उसको हमने बोला क्या, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो है ओहम मीटर। आसानी से निकाल सकते हैं आप इस फार्मूले से, है ना। इसकी यूनिट निकालनी है तो बाकी सारी चीज़ों को इस साइड लेके चले जाओ। ऊपर आ जाएगा एरिया, नीचे आ जाएगी लेंथ। लेंथ का एक पावर कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, इसकी यूनिट ओहम, और एक एरिया में से जो लेंथ की यूनिट बची थी वो मीटर, तो ओहम मीटर इसकी यूनिट आ गई। तो अब रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ये हमने देख लिया, क्योंकि लेंथ को हमने फिक्स कर दिया था 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी हमने फिक्स कर दिया कितना, 1 मीटर है ना, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज जो हैं वहाँ पे फिक्स हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। सिर्फ नेचर और टेम्परेचर, नेचर और टेम्परेचर, ये तो राइम भी हो गया, नेचर और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि अगर इसका मटेरियल का नेचर चेंज हुआ, मान लेते हैं गोल्ड की जगह पे हम ले लेते हैं कॉपर, तो गोल्ड की जगह पे कॉपर ले लेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग आएगी। अगर हम गोल्ड का टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर ये वैल्यू चेंज हुई तो रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है ना। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी जिस मेटल की एलॉय हमने ली है उस मेटल से एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है ज़्यादा। सिंपली आपको याद रखना है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन मेटल्स, मेटल से ज़्यादा होती है एलॉय की रेजिस्टिविटी। एलॉय का मतलब क्या है, एलॉय का मतलब जब हम एक से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला के जो चीज़ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एलॉय, तो उसकी रेजिस्टिविटी होती है हाई। अब ये जो पॉइंट है ये आपके बहुत सारे ब्लू लाइनर क्वेश्चंस में मिलेगा आपको करने में, एक्सरसाइज में भी, है ना। उसके बाद एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, एलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो एलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, यानी उनके ऊपर कोई लेयर नहीं बनती है ऑक्सीजन की, ऑक्साइड्स की, इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। जैसे आयरन है आपकी, आयरन में जो यूज़ होती है वो क्या होती है, एलॉय है। हीटर की जो वायर है यानी एलिमेंट होता है जो हीटर का, उसमें भी यूज़ होती है क्या, एलॉय यूज़ होती है। तो 5th पॉइंट क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। तो कॉपर और एल्यूमिनियम ये जो दो मटेरियल हैं इनकी रेजिस्टिविटी है लो, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। तो अब जो सबसे लो रेजिस्टिविटी है वो है गोल्ड की और सिल्वर की, तो इनको यूज़ क्यों नहीं किया जाता, तो इनकी कॉस्ट हाई है सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है ना। समरी टिल नाउ, तो यहाँ तक हमने क्या क्या रीड किया है वो देखेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है, एक कंडक्टर था, है ना, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज थे, इस चार्ज पे धक्का लगाया किसने, पोटेंशियल ने, और ये चार्ज लग गए चलने, और जैसे ही ये चार्ज चलने लगे हमने इसको बोल दिया करंट, आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, Q डिवाइडेड बाई T, है ना। और जब ये चार्ज चलने लगे तो ये एक दूसरे से टकराए, ये इससे जाकर टकरा सकता है, ये कुछ और रुकावट आ सकती है इसके चलने में, तो जो रुकावट आई इसके चलने में उसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस, है ना।
ये है, ये 3 क्वांटिटी हमने पढ़ ली अभी तक। अब रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला किया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये निकाल के लेके आई। अब यहाँ पे जो रो वैल्यू है ये क्या होती है, ये होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब किसी एक मीटर साइड के क्यूब में जब हम करंट को दौड़ाते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस आती है उसको हमने बोला रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है कौन, रेजिस्टेंस। लेंथ और एरिया तो इसके फार्मूले में ही है। दूसरा क्या बच गया, टेम्परेचर और नेचर, नेचर और टेम्परेचर, राइमिंग वाले दोनों वर्ड, नेचर टेम्परेचर। तो यहाँ तक ये हमने किया है अभी तक। तो यहाँ पे एक फार्मूला भी है, सॉरी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो हम बाद में ही करेंगे, देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। लेंथ की वैल्यू दी है आपको और डायमीटर यानी एरिया की, एल की और ए की वैल्यू आपको दे दी, और आपने क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है, एरिया भी दे रखा है, यानी डायमीटर दे दिया तो आप एरिया आसानी से निकाल लोगे। तो ये न्यूमेरिकल जब करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। यहाँ पे देख लेना रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब आप एंड टू एंड डिवाइसेस को जोड़ते हैं, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि अगर करंट चला तो सभी डिवाइसेस में सेम करंट जाएगा, तो उन डिवाइसेस को हम बोलेंगे सीरीज में, है ना। तो व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब रजिस्टर्स को हम एंड टू एंड, ये इसका एंड है और ये इसके एंड है और ये नेक्स्ट के एंड है, तो इनको एंड टू एंड हमने जोड़ दिया, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कितनी टोटल रेजिस्टेंस बनी इन तीनों को मिला के वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ना, तभी तो करंट इसमें फ्लो करेगा। अब इसमें क्या करने लग गया, करंट फ्लो करने लग गया, और यहाँ पे इसको ऑन कर दिया हमने की को। तो अमाउंट ऑफ करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम। तो ये हमने क्या पढ़ा है कि ये जो करंट चला है आई, ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो सभी में सेम करंट चला गया, है ना। तो क्या चला गया, सभी में सेम करंट, कितना, आई। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो हमने V1 की वैल्यू निकाल ली कितनी, IR1, V2 की वैल्यू हमने निकाल ली IR2, V3 की वैल्यू हमने निकाल ली IR3। आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो V इज इक्वल टू ये I और R, ये 3 वैल्यू। अब टोटल कितनी है, V है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल। तो टोटल वोल्टेज है कितनी, V1 प्लस V2 प्लस V3, और वो किसके बराबर होगी, ये जो हमने लगाई हुई है इधर। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इनको हमने ऐड कर दिया, और जैसे ही हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, IR, V इज इक्वल टू IR। तो ये जो तीनों वैल्यू हैं वो हमने यहाँ इधर लिख दी। V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। अब इन तीनों में से I की वैल्यू हमने कॉमन निकाल ली इधर, ये बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस I से ये I कर दिया कैंसिल, तो इस साइड बच गया R, और ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब कि अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो उनको हम सिंपली अगर ऐड करेंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट की मिल जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे लगा दिया एक पंखा, यहाँ पे लगा दिया एक कूलर, और यहाँ पे लगा दिया एक AC, तो अगर मैं इस पूरे सर्किट की क्या निकालना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस, तो हमें उन तीनों की रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देना है और हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाएगी टोटल। लेकिन अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं इनको, पैरेलल का मतलब करंट की वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि ये देखो, ये करंट चला इधर से, ये इधर आया, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे कुछ करंट चला गया, यहाँ पे नीचे कुछ करंट चला गया, इसके अंदर कुछ करंट चला गया, तो तीनों रजिस्टर्स में जो करंट की वैल्यू है वो तो अलग अलग है ना। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इज सेम, लेकिन V की वैल्यू यहाँ पे होती है सेम। इसमें भी V की वैल्यू V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तो ये वैल्यू सेम रहेगी तीनों में। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, जिसकी वैल्यू अलग अलग हुई, जिसकी वैल्यू अलग अलग हुई। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, V की वैल्यू, है ना। ये देखो V की वैल्यू हमने निकाल ली थी, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू किसकी हो गई, I की हो गई, तो हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R2, और I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3। और ये किस लॉ से हमने निकाला है, ओहम्स लॉ अप्लाई करके, है ना। V इज इक्वल टू IR अप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम क्या करेंगे, टोटल करंट, है ना। टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, टोटल करंट तो कितना होगा, I होगा ना। तो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। यानी कि यहाँ से करंट गया था I, और यहाँ पे जाके बट गया I1 में, I2 में और I3 में। अब वापस यहीं पे आके फिर से मिल गए सारे के सारे करंट, है ना। तो वो कितने बन गए, I बन गए वापस से। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी, I1 प्लस I2 प्लस I3।
तो इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। इस आई की वैल्यू कितनी होगी, वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू वी डिवाइडेड बाई आर वन, ये इधर इसकी वैल्यू वी आई टू की वैल्यू वी डिवाइडेड बाई आर टू, आई थ्री की वैल्यू वी डिवाइडेड बाई आर थ्री। अब ये जो वी है इसको हम ले लेते हैं कॉमन ऊपर से, ये वी को हमने निकाल लिया कॉमन बाहर, अंदर क्या बचा 1/r1, ये 1/r1, 1/r2, 1/r3, और इस वी से ये वी कैंसिल, तो इस साइड बच गया 1/r, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यानी कि अगर मैं रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो आएगी 1/r, ये इस r की वैल्यू निकालनी होती है, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और अगर और भी रजिस्टर जुड़े हैं तो ऐसे ही 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r इन्फिनिटी, कहीं तक चले जाओ, कितने भी रजिस्टर जोड़ दो। अब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मैं 2 रजिस्टर या 3 रजिस्टर ले लेता हूँ, 1 2 और 3, ये 3 रजिस्टर मैंने ले लिए, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 3। तो इसने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कितनी है, 3 है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ये जुड़े हैं किस में, सीरीज में, तो सीरीज में जब होते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है 2 + 1 + 3 है ना, ऐसे ही होती है ना, R1 प्लस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 6 ओहम। तो इसने स्टेटमेंट में बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आई है हमारी कितनी 6 ओहम ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है वो कितनी है 3 ओहम, इससे हमेशा ही ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसका उल्टा है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अगर मैं उन तीनों को ही किस किस को, एक तो 2 ओहम लिया था हमने, एक लिया था 1 ओहम और एक लिया था 3 ओहम, अगर मैं इन तीनों को ही पैरेलल में जोड़ दूँ, ये है 2, ये है 3, ये है 1, अब मैंने इनको जोड़ दिया पैरेलल में। सबसे छोटी रेजिस्टेंस कौन है, सबसे छोटी तो 1 है ना। पहले हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 है ना। 1 को क्या लिखोगे 1/1 ही लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, एलसीएम कितना है इसका 6, तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, तो ये आया 1/r की वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लो, 1/r इज इक्वल टू 6 + 3 9 और 2 11/6। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है r की, ये वैल्यू आई है हमारे पास 1/r की, तो हम इसको क्या कर देंगे ऊपर लेके जाएंगे, रिवर्स कर देंगे, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे हम। तो कितनी वैल्यू आई, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो आई वो आई r इज इक्वल टू 6/11, और 6/11 को आप जब भी लिखोगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, कोई भी वैल्यू आया यहाँ पे है ना, 0 पॉइंट कितना आया 5, 0.5 समथिंग ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो यह आया 0.5, क्या ये 0.5 एक से छोटा है, ये सबसे छोटी रेजिस्टेंस जो थी यहाँ पे इससे छोटा है ना ये। तो ये स्टेटमेंट यही बताती है कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को लगाओगे तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी आएगी हमारी टोटल वैल्यू। ये है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लगाया है इसके एडवांटेज क्या हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में, तो आपको पता ही है, अगर हम ऐसे लाइन में ही लगा देंगे सभी को, तो अगर यहाँ से कुछ अप्लाइंस हम एक डिवाइस को हम बंद कर देते हैं तो सारी की सारी बंद हो जाएंगी है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट, एक डिवाइस अगर बंद हो जाती है, विल स्टॉप ऑल द कंपोनेंट, तो वो सभी को रोक देगा इन द सर्किट। दिस डज नॉट हैपन्स इन पैरेलल, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो इधर अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये करंट यहाँ चला गया, ये करंट यहाँ चला गया, तो इन करंट्स को तो कोई रोकेगा नहीं ना, ये वापस सर्किट में चले जाएंगे ऐसे, ये यहाँ से ख़त्म भी हो गया इधर से है ना सिंपली। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यू कैन ऑपरेट एनी कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप किसी को भी कभी भी बंद कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में अलग अलग बंद नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ऑल द कंपोनेंट रिमेन्स डिफरेंट बट इन सीरीज इट रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, अलग अलग। अभी हमने देखा था यहाँ पे क्या था, यहाँ से जो करंट गया वो इसमें अलग गया, इसमें अलग गया, इसमें अलग गया, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है सेम। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है 220 वोल्ट। तो अगर सारे कंपोनेंट ऐसे पैरेलल में लगे हों तो सभी को क्या मिलेगा, इसको 220, इसको 220, इसको 220, लेकिन करंट की वैल्यू सभी में क्या होगी अलग अलग है ना। तो ये बेनिफिट है पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज लेस देन दैट ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल सर्किट की वो हमेशा लेस होती है किससे, सीरीज कॉम्बिनेशन से। ये तो हमने पढ़ा ही है ना। अगर आप पैरेलल में सर्किट पैरेलल में जोड़ोगे तो पैरेलल वाले की रेजिस्टेंस क्या आती है, बहुत कम आती है ना। तो ये क्या है, फ़ायदा है, क्योंकि जितनी कम रेजिस्टेंस उतना ही वेस्ट होगा, क्या कम वेस्टेज होगी कम। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा लगभग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, तारें गर्म हो जाती हैं, या फिर जो आप डिवाइसेस देखते हैं वो भी किसका रिजल्ट है, हीटिंग इफेक्ट का है ना, आयरन वगैरह या ओवन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस देन हीट इज जनरेटेड। तो क्या हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर में। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने की वजह से किसी हाई रेजिस्टेंस में तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एज यहाँ पे पावर आपने पढ़ा है, पावर किसके बराबर होती है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आई, ई डिवाइडेड बाई टी, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे अगर हम इस टाइम को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ई की वैल्यू कितनी आई, पी इंटू में टी, और पी को हम लिख सकते हैं वी आई। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जो पावर होती है वो होती है वोल्टेज इंटू करंट। तो पी को हमने लिख दिया वी आई, और ये आ गया है इंटू में टाइम, है ना। वो किसके बराबर आया, एनर्जी के बराबर, यानी हीट के बराबर। तो जो हीट जनरेट होगी वो होगी पावर इंटू टाइम के बराबर। पावर ये है पावर और ये है टाइम, तो यहाँ हम सिंपली लिखें वी आई टी। तो अब देख लेते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये एक लॉ है जो हमें वैल्यू देगा टोटल हीट की। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्केयर। यानी कि जो जितना करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में उसके स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। कौन, हीट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की उतनी ही बढ़ेगी हीट। और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर करंट बढ़ाया तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, यानी टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी देर तक जो है करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। तो ये तीन फैक्टर हैं हमारे पास, आई स्केयर, आर और टी। अगर हम तीनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आया, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्केयर, आर और टी। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब अभी तक आपने एक सिस्टम ही देखा है, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट, सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये बहुत सारे हैं। 11th क्लास में आप देखोगे तो ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आया उसकी वैल्यू आई 1। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिख भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ये सिंपल हीट का फार्मूला आ गया हमारे पास, कितनी हीट जनरेट होगी। तो जो प्रैक्टिकल अप्लायंस हैं बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। फ्यूज़ एक डिवाइस होती है, फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे चलो डिटेल में। और अप्लायंसेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज़ क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये जो फ्यूज़ है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे इसका डायग्राम भी है, वहाँ पे आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद कर लो, ये हो जाता है मेल्ट, गर्म होके ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। किस केस में, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के केस में। ओवरलोडिंग का मतलब जब ज़्यादा लोड हो किस पे, सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट का मतलब जब दोनों तारें आपस में मिल जाती हैं, है ना, न्यूट्रल और लाइव वायर। फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो फ्यूज़ किस मेटेरियल का बना होता है, टिन का, या तो प्योर टिन का या फिर एलॉय की, सीसी कॉपर और टिन की एलॉय। फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फ्यूज़ को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमें ऐसे यहाँ पे हमने फ्यूज़ लगा दिया, यहाँ पे हमारा पंखा है, कूलर है, अगर इस पंखे और कूलर को हमें बचाना है तो हमें यहाँ से लाइट कट करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों बच जाएँ। तो ये किस में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ताकि वो जल्दी से पिघल के क्या हो जाए, ख़त्म, टूट जाए वो जल्दी से। द करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ दी अप्लायंसेज। तो करंट कैपेसिटी जो है फ्यूज़ की वो क्या होती है, हाई होती है, किससे, अप्लायंसेज से, ताकि वो गर्म हो सके। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो फिलामेंट है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये बल्ब आपने देखा होगा, ऐसा 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 एक बल्ब होता है, पहले आता था, अब तो एलईडी आती है। ये है, तो ये जो वायर होती है, ये वायर इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये बीच में होती है छोटी सी। तो ये जो फिलामेंट है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों,
इट इज़ बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज़ वेरी हाई। आपको पता है ये जो पूरा बल्ब है, इस बल्ब में सिर्फ ये जो पार्ट है यही देता है पूरी की पूरी लाइट, वो भी गर्म होने के बाद चमकने लगता है ये, है ना। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन एक क्या है, ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, 3300 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्सीमेटली। ऑल्सो टंगस्टन बीइंग एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज। दूसरी बात, टंगस्टन एक एलॉय है जो क्या नहीं होगा, हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था कि एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे भी एलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा, और टेम्परेचर भी हाई जा सकता है तो क्या देगा, लाइट देगा। नोट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो ये क्वेश्चन अभी पिछले साल एग्जाम्स में आया था। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। क्यों किया जाता है, ताकि जो फिलामेंट है वो लंबे समय तक चल सके। कौन सी गैसेज है, नाइट्रोजन या आर्गन गैसेज। ये नाइट्रोजन गैस आपके चिप्स वगैरह, कुरकुरे, लेज वगैरह जो भी आप खाते हैं उनमें भी होती है, आपको पता ही है, खाते हैं आप नाइट्रोजन तो खा लेते होंगे साथ में। मोस्ट ऑफ द हीटिंग अप्लाइंसेज आर मेड अप ऑफ एलॉय। तो हीटिंग अप्लाइंसेज जितने भी हैं वो एलॉय के बने होते हैं। ऐसा क्यों, अभी अभी हमने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, वो पॉइंट्स जो ऊपर पढ़े थे उनमें भी रीज़न है ये। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टू रीज़न, दो रीज़न है हमारे पास किसके, कि जो हीटिंग अप्लाइंसेज हैं वो एलॉय की बनी क्यों होती है। जो आयरन है, जो प्रेस है हमारी, जो इस्त्री है, वो किसकी बनी है, एलॉय की। क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल है रेजिस्टिविटी, सेकंड है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर जा सकती है कौन, एलॉय, और ना ही वो ख़राब होती। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप बोलोगे एनर्जी वेस्ट होगी अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो हमने पढ़ा है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर, है ना, रेजिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। तो रेजिस्टिविटी अगर हाई है या रेजिस्टेंस अगर हाई है तो हीट क्या होगी, ज़्यादा, है ना। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस मोर हीट। हाई टेम्परेचर, एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, ये हमने कहीं बार पॉइंट कर लिया इसी वीडियो में। क्या होगा अगर एलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसलिए किसकी बनी होती है, एलॉय की। सो लाइफ ऑफ द एलॉय इज लॉन्गर देन मेटल। अब ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। जो मैंने बोला था अभी, P इज इक्वल टू वी आई होता है। ये फार्मूला कैसे आया, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। जिस रेट पे करंट क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है या सप्लाई किया जाता है बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, P इज इक्वल टू वी स्केयर आर। ये तीन फार्मूले कैसे आए, यहाँ पे हमने क्या किया, V की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से I की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर I की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, अगर V की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, है ना। कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस V की वैल्यू पुट कर दूँ, V की वैल्यू क्या होती है, आई आर, आई आर, और ये I पहले से है इधर आई, तो ये I और ये I क्या बन गया, आई स्केयर, और ये R एज इट इज़ बीच वाला, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दूँ, I की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर, है ना, V बाई आर पुट कर दी, तो एक V पहले से है, इसकी वैल्यू पुट कर दी V बाई आर, तो क्या बन गया, V स्केयर बाई आर, तो ये V स्केयर बाई आर इधर है। अब ये P इज इक्वल टू वी आई कैसे आया वो देख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू पावर, आपको पता है क्या होता है पावर, P इज इक्वल टू पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है ना, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आपने 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। दूसरी बात, हमने V की वैल्यू पढ़ी है W बाई Q, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप एक जगह से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम किसकी, W की। तो आप W की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, ये आ गई हमारे W की वैल्यू। इस W की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आया, P इज इक्वल टू वी क्यू, W की वैल्यू डिवाइडेड बाई T, ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये कौन है, ये बहरूपिया कौन है, Q डिवाइडेड बाई T, Q डिवाइडेड बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट। तो ये है करंट, P इज इक्वल टू वी, और ये हमारा बन गया कौन, करंट I। तो क्या बन गया, P इज इक्वल टू वी आई, है ना, P इज इक्वल टू वी आई। तो ये ऐसा फार्मूला बन गया। तो पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वाट, पावर इज वाट। तो 1 वाट की डेफिनेशन कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, आ जाएगा पावर 1, है ना। तो व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉज 1 एम्पियर करंट फ्रॉम ए सर्किट देन पावर इज 1 वाट। मैंने बोला था इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 वाट। बस लिखने का स्टाइल ये है आपका, ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना। व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉज 1 एम्पियर करंट फ्रॉम दी सर्किट, तो उसको हम पावर, उसकी पावर बोलेंगे सर्किट की, हम क्या बोलेंगे, 1 वोट। तो लास्ट क्या है, ये भी यूनिट ही है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल का मतलब क्या है,
जो लेन देन में यूज़ होता है, कौन, यूनिट किसकी, एनर्जी की, उसको बोलते हैं किलो वाट आवर, kWh। तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिए। तो 1 kWh इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी यूनिट जिसकी वजह से आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको आप बोलते हैं कितनी यूनिट्स खर्च हुई हैं, वो होती हैं kWh में, यानी किलो वाट आवर में। और किलो वाट आवर किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी जब आप बोलते हैं कि एक यूनिट हुई है खर्च, तो एक यूनिट का मतलब इतनी एनर्जी है ना, जूल। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी खर्च होती है जब एक यूनिट एनर्जी खर्च हो जाती है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।